हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकॉनमी दिस वीक सेशन के अंदर। एंड आज के सेशन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करने हैं। एक है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग, एंड इसके साथ ही साथ एक और स्कीम भी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इन दोनों स्कीम्स के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या इश्यूज़ क्या आए इन दोनों स्कीम के रिगार्डिंग, उनको डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम भारत ने गूगल टैक्स, या जिसको आप लोग गाफा टैक्स के नाम से भी जानते हो, या फिर कुछ लोग इसको इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी जानते हैं, तो इन सब मुद्दों का मीनिंग क्या होता है, इन इंडिया ने क्यों इसको अबॉलिश कर दिया, ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला मुद्दा अंडरस्टैंड करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। Let us try and understand कि what exactly is sovereign gold bond scheme। समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है इस चीज का। देखो, गोल्ड की जब हम बात करें ना, गोल्ड नाम तो समझ आ गया होगा गोल्ड से कि गोल्ड के साथ लिंकेज है। देखो, इंडिया में ना हमेशा से ही एक लोगों के अंदर एक काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रहा है रिगार्डिंग गोल्ड। ठीक है, चाहे वो ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से हो या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब उसके लिए वो क्या करते थे, वो ना फिजिकल गोल्ड खरीद के रख लेते थे। जैसे सोने का एक बिस्किट खरीद के रख लिया, ये उम्मीद के अंदर कि सोने की जो कीमत है वो बढ़ेगी, तो एक तरह से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो मान के चलते थे। बट इंडियन गवर्नमेंट को इससे बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है सर? हमें गोल्ड इंपोर्ट करवाना पड़ता है बहुत सारा, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया और बहुत सारे देशों से हम यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करवा रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है गोल्ड का। प्लस जब हम गोल्ड को इंपोर्ट करवाएंगे सर, उससे कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि जब हम कहीं ने बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट करवा रहे हैं तो हमारा कैड बढ़ेगा ही। यस, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये भी एक समस्या है। ये भी एक समस्या है। एक सरकार का पर्पस एक और था। एक सरकार को ना पैसा चाहिए होता है, इट नीड्स टू हैव सम मनी। ठीक है, सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार को पैसा रेज करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो सरकार ने बोला कि क्यों ना हम मनी को जो रेज कर रहे हैं वो स्मॉल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है, कम इंटरेस्ट के ऊपर वो बोरो करें। ऐसा उनका पर्पस था कि जो अगर मान लो जैसे सरकार अलग अलग तरह से बोरो करती है ना मनी, अगर वो सस्ते में उसको मिल जाए पैसा, तो क्यों ना सरकार के लिए अच्छी बात होगी। बिल्कुल। अब ये सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए 2015 में सरकार एक स्कीम लाती है जिसका नाम क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस बात को। देखो, बॉन्ड आप सब लोग जानते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज अ बॉन्ड। सर, बॉन्ड कुछ नहीं है, बॉन्ड एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर आप सामने वाले को एक कुछ अमाउंट दे रहे हो टू रिसीव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। यही होता है आपका बॉन्ड। बिल्कुल, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। यस, ये हमें पता है बॉन्ड के बारे में। पहले भी हमने बहुत लेक्चर में बॉन्ड की बात कर रखी है, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमने पहले पढ़ रखा है। हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में समझना है। देखो, सरकार ने बोला कि यार आप इतना ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको यही है ना कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छी ऑप्शन है। क्यों ना हम रेदर देन इंपोर्टिंग द गोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, और फिजिकली आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्यों ना आप एक कागज में इन्वेस्ट कर दो, और वो कागज और कुछ नहीं, वो गोल्ड के बराबर ही होगा। मैं आपको समझाता हूं। लेट अस से आप चाहते हो कि यार आप 10 ग्राम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, लेट अस से आप 10 ग्राम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो रेदर देन बाइंग फिजिकल 10 ग्राम गोल्ड, क्यों ना आप इसकी जगह के ऊपर एक पेपर खरीद लो। ठीक है, अब ये जो पेपर होगा, ये पेपर 10 ग्राम गोल्ड के बराबर ही होगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर मैंने आपको बोल दिया भाई गोल्ड छोड़ दो, 10 ग्राम गोल्ड रहने दो, उसकी जगह ये कागज खरीद लो, इस कागज की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम गोल्ड के बराबर ही है। तो क्या आपने एक तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया, और गोल्ड हमें इंपोर्ट भी करवाना ही पड़ा। पर मुझे बताओ, लोग इस कागज में इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहेंगे जब उनके पास फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन है? सरकार ने बोला हम आपको इंसेंटिव देंगे। मैं आपको ना एग्जांपल समझाता हूं। लेट अस से
लेट अस से कि आज 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है 50,000, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पता क्या होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कुछ स्कीम ऐसे काम करती है कि आज के दिन को ना हम लोग, ये एक्चुअली जब हम बनाते हैं ना, आपका टाइम वैल्यू जब हम बनाते हैं फाइनेंस के अंदर, आपको ज़्यादा ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली, जब हम बनाते हैं तो इस तरह से जीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब आज आपने क्या किया, आप चाहते थे किसमें इन्वेस्ट करना, 10 ग्राम गोल्ड के अंदर। तो रेदर देन फिजिकली बाइंग 10 ग्राम गोल्ड, आपने ये सरकार के द्वारा इशू किया गया कागज खरीद लिया। सरकार कह लो या आरबीआई कह लो, ठीक है, आरबीआई क्योंकि बैंकर टू द गवर्नमेंट है ना, तो आरबीआई इशूज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने पता क्या किया, आपने आज के दिन सरकार को 50,000 रुपया दे दिया, तो यानी कि आपकी जेब से कितना पैसा गया, 50,000 आपने एक तरह से आज सरकार को दे दिया। सरकार इसका इस्तेमाल करेगी अलग अलग पर्पसेस के लिए। आपने क्या किया, आपने एक इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको पता क्या होगा, इसमें ना टाइम पीरियड जो रखा गया था वो 5 to 8 ईयर रखा गया था। मैं आपको 8 ईयर का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। मान लो 8 साल की ही बात है, तो 8 साल के बाद पता क्या होता है, ये है 0th ईयर। अभी क्या किया आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया। 8 साल के बाद जितना भी गोल्ड का दाम होगा वो आपको मिल जाएगा। लेट अस से 8 साल के बाद ये गोल्ड का दाम है 1 लाख, तो आपको 8 साल के अंत में 1 लाख मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर फिर तो फर्क क्या हुआ, ये तो गोल्ड ही है। फिजिकल गोल्ड में भी तो ऐसा ही करना था हमने कि आज इन्वेस्ट किया, 8 साल बाद हमें 1 लाख मिल जाता, जो भी उसकी अमाउंट होती है उस टाइम के ऊपर, 8 साल के बाद वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ 10 ग्राम गोल्ड। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर एक और चीज है। अंतर पता क्या है, सरकार ने बोला कि जैसे बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड में हम लोग कूपन पेमेंट करते हैं ना, इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर भी आपको कूपन पेमेंट होगी, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हर साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे करते करते 5, 6, 7 इन ईयर्स के ऊपर आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो गोल्ड अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते ना, फिजिकल गोल्ड में, तो उसके अंदर आपका क्या मिलता, आपको सिर्फ ये 50,000 का 1 लाख मिलता, ठीक है। सिर्फ 50,000 रुपए आप डालते, जो भी 1 लाख 8 साल के बाद वैल्यू आती वो मिलता। इसको बोलते हैं, ये कितनी वैल्यू चेंज हुई, 50,000, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन मिलता और कुछ भी नहीं। पर अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर, यहां पर क्या होगा, आपको सर कैपिटल गेन तो मिलेगा, आपको जो भी वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई उस गोल्ड की, 10 ग्राम गोल्ड की, वो तो मिलेगी। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आपको मिलती रहेंगी। कितना इंटरेस्ट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने लिखने के लिए साल भर का बना दिया है, पर हर 6-6 महीने पे मिलता है। इट इज पेड सेमी एनुअली, होता 2.5% ही है, पर साल में 2 बार आपको ये सरकार इंटरेस्ट देती है। इस तरह से ये काम करता है। अब एक आखिरी पॉइंट और, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको ये बोला गया था कि यार यहां पर क्या हुआ, यहां पर कैपिटल गेन आपको मिला, इसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना, यू नीड नॉट पे एनी टैक्स ऑन कैपिटल गेन। बट जो आपका इंटरेस्ट आपको मिला है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। गेटिंग इट। तो कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बट इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। अब देखो सरकार का ऑब्जेक्टिव सोचो, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था कि गोल्ड कम से कम इंपोर्ट हो, गोल्ड कम से कम इंपोर्ट हो। जो लोग पहले कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड में पैसा डाल रहे थे या फिजिकल गोल्ड में गोल्ड खरीद रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब वो फिजिकल गोल्ड सरकार ने सोचा नहीं खरीदेंगे, वो क्या खरीदेंगे, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, उससे फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी, एंड अब फिजिकल गोल्ड हम बाहर से कम मंगाएंगे। पहली चीज ये, इसलिए लॉन्च किया गया। दूसरा, हमने सोचा जब फिजिकल गोल्ड ही कम मंगाना पड़ेगा, तो सर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो सीएडी था यहाँ पे डिस्कस किया था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा, गोल्ड भी कम इंपोर्ट कराना पड़ेगा। एंड तीसरा, सरकार को पैसे चाहिए थे ना, तो सरकार को सर ये मिल तो गया, ये सरकार को 50,000 रुपया मिल तो गया, आपने दे तो दिया 50,000, तो सरकार को लगता था यार हाँ पैसा भी रेज हो जाएगा एंड सस्ते रेट पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, केवल 2.5%, एंड जो भी थोड़ा बहुत गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होगी वो हम दे देंगे और 2.5% दे देंगे। तो सरकार को लगा यार पैसा भी सस्ते में रेज हो जाएगा और गोल्ड का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। दिस वाज द पर्पस जिसकी वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई गई।
5 से 8 साल की मैच्योरिटी ईयर के लिए। बट हुआ पता क्या हुआ, ये कि ये स्कीम हो गई पूरी तरह से धराशायी। ना ये अचीव हुआ, ना ये अचीव हुआ, ना ये अचीव हुआ। आप पूछोगे ऐसा क्यों? देखो पहली बात ना, पिछले आप 8-9 साल के 2015 के बाद से अभी तक आंकड़े देख लो, हमारा इंपोर्ट कम नहीं हुआ सर, हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। ओहो, हमने सोचा था इंपोर्ट कम होगा, कि लोग फिजिकल गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, फिजिकल गोल्ड कम खरीदेंगे, पर नहीं, हमारा तो इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। हम बाहर से गोल्ड मंगाए जा रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमने सोचा कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ाना नहीं है, ये कम होना लिखना था। हमने सोचा था करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, सर उस पर भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं कम होगा तो कहाँ से करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। तीसरा, हमने सोचा था कि यार पैसा सस्ते में मिल जाएगा सरकार को। क्या देना था सरकार को? एक इंटरेस्ट देना था और एक कैपिटल गेन देना था। यही तो करना था कि जो गोल्ड की वैल्यू चेंज हुई वो सरकार को पे करनी है, एंड दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। पर पिछले 8-9 साल के अंदर हुआ पता क्या है? गोल्ड के प्राइसेस हैव शॉट अप लाइक एनीथिंग। गोल्ड का देख रहे हो कितनी तेजी से दाम बढ़ गया है। बिल्कुल। तो होता पता क्या है, कुछ टाइम के ऊपर बीच में ना 2016-17 के अंदर सरकार ने ना 10 ग्राम गोल्ड 26-27 हज़ार के ऊपर लोगों से लिया था। ठीक है, उस टाइम 26-27 हज़ार था, आज के टाइम वो 80-90 हज़ार तक पहुंच गया। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, सरकार को पैसा मिला था 26 हज़ार, हाँ बिल्कुल 26-27 हज़ार, एंड सरकार को 8 साल के बाद लोगों को 3 गुना पैसा देना पड़ा। हमने सोचा था कि हम लोगों से सस्ते में पैसा रेस कर लेंगे, पर नहीं भाई नहीं। किसी ने 27-28 हज़ार में गोल्ड 27-28 हज़ार पैसा डाला था 8 साल पहले, उसको 80 हज़ार से ऊपर पैसा मिला सरकार की तरफ से, और बीच में इंटरेस्ट पेमेंट अलग से। तो यानी कि ना सरकार को लॉस बहुत बड़ा हुआ। अभी तक का आंकड़ा ऐसा है, अभी तक जो डेटा आया है उस डेटा में यह है कि सरकार ने कुछ 70,000 करोड़ के आसपास पैसा रेस किया था, एंड सरकार को वापस पता कितना करना पड़ा? 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 3 गुना पैसा रिटर्न करना पड़ा सरकार को 8 साल के अंदर ही। तो सरकार की कोशिश थी कि सस्ते में पैसा रेज हो जाएगा, आराम से पैसा रेज हो जाएगा, बट हुआ बिल्कुल ही उल्टा। सरकार के तो मतलब पूरा कर्जा देना पड़ेगा सरकार को इतना ज्यादा। गेटिंग द पॉइंट? तो जब इतनी बड़ी समस्याएं थी तो गवर्नमेंट ने सोचा ना भाई ना, अब बंद करो इस स्कीम को, बहुत घाटा खा लिया इस स्कीम के अंदर, बहुत घाटा खा लिया सरकार ने। इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को हमने खत्म कर दिया है। सर क्या कारण रहा? व्हाट इज द रीजन की मतलब इतनी फेलियर स्कीम है ये? दिस इज कॉल्ड द फेलियर। ये स्कीम को फेलियर बोला गया है। क्यों बोला गया है? देखो सिंपल सा इसका रीजन पता क्या है, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोल्ड इतना बढ़ जाएगा, कि 8 साल के अंदर गोल्ड के दाम है दुगने ढाई गुने हो जाएंगे। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब दुगना ढाई गुना 8 साल के अंदर ही हो जाएगा तो भाई सरकार को बहुत पैसा देना पड़ेगा उनको, एंड सरकार के ऊपर यही हुआ। सरकार को बहुत नुकसान हुआ। जिन लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाला था उनको खूब फायदा हुआ, बट सरकार को नुकसान हो गया। इसीलिए सरकार डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर स्कीम, क्योंकि बड़ी दिक्कत आ रही थी, सरकार का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। सो इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम अब खत्म कर दी गई है अभी के लिए। अब और यहाँ पे इश्यूज नहीं होंगे, और जो भी थे ना सरकार उनको भी वापस ले रही है कि हाँ वापस दे दो, 5 साल हो गए आपके, वैसे 8 साल था पर 5 साल के बाद कभी भी हो सकती है, तो इसलिए उनको भी वापस लिया जा रहा है। ऐसे ही एक और स्कीम थी, उसका नाम था गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। अब इसका क्या पर्पस था सर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का? देखो पहली बात तो आप ये समझो, ये स्कीम हटाई नहीं गई है। इसके 3 कंपोनेंट्स थे गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के। एक था शॉर्ट टर्म, एक था मीडियम टर्म, और एक था लॉन्ग टर्म। इसके ना ये 2 हिस्से हटा दिए गए हैं, ये 2 हिस्से खत्म कर दिए गए हैं। ये वाला अभी भी चल रहा है, पर इसका पर्पस क्या था, ये क्यों लाया गया, वो तो हमें समझ आ गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, पर ये क्या है? देखो 1-2 फैक्ट मैं आपको आखिरी में और बताता हूं इसके, अगर आपको जानने हैं। सॉवरेन गोल्ड की बात कर रहा हूं, अभी मॉनेटाइजेशन में आता हूं। 1-2 फैक्ट और थे, अब तो ऐसी स्कीम हट गई है, पर अगर आप चाहते हैं ना 1 ग्राम गोल्ड में भी पैसा डाल सकते थे, एंड मैक्सिमम लिमिट जो थी एक इंडिविजुअल के लिए वो 4 kg की थी। ये आपका किसका है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे आप यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। एंड अगर मान लीजिए आप ट्रस्ट वगैरह हैं, ठीक है, तो आप 20 किलो इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड। ऐसा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर। ठीक है, अपर लिमिट यहाँ पे ये थी। एनीवेज वापस आते हैं गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के रिगार्डिंग।
अब ये क्या है सर, गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम, इसका क्या पर्पस रहा गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम लाने का? देखो यहां पर इसके पर्पसेस भी दो थे, मतलब मेजर इसका पर्पस तो क्या था, इसका था जो आइडल गोल्ड पड़ा रहता है, क्या होता है, जो आइडल गोल्ड पड़ा रहता है उसको हम यहां पर यूटिलाइज करें। समझना इस बात को, आप लोग कई बार नोटिस करते हो कि लोगों के पास ना बस घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है, घरों में बस गोल्ड पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो भाई ये जो आइडल गोल्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, ये तो इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ये आइडल गोल्ड को यूटिलाइज करवाया जाए, क्योंकि आपने जो तिजोरी में गोल्ड रखा हुआ है इट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब आपके लिए बस एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होगी, बट अदरवाइज वो उससे इकोनॉमी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया, सरकार ने बोला कि नहीं यार, ये जो लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है ना, इसको भी हम इकोनॉमी को बूस्ट करवाने के अंदर मदद करते हैं। कैसे करा जाएगा, लोगों को बोला जाएगा कि आप एक काम करो, अपना सोना आप लेकर आओ बैंक के पास, ठीक है, आप अपना गोल्ड जो है वो बैंक के पास जमा करा दो, ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पे गोल्ड की फॉर्म में आपने यहाँ पे बैंक के पास पैसा, ये सॉरी जो गोल्ड है वो जमा करा दिया, ठीक है। अब ये जो पैसा, ये जो गोल्ड है, सॉरी ये जो गोल्ड है ये बैंक के पास आ चुका है। अब इस गोल्ड का इस्तेमाल सरकार, जो बैंक है पता क्या करेगी, गोल्ड का जो इस्तेमाल होगा उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर बैंक आगे लेंडिंग कर पाएगा और बहुत सारी, ठीक है, और लोन्स दे पाएगा। और सर इतने में अगर मान लीजिए मुझे गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक पता क्या करेगा, बैंक आपको या तो गोल्ड पे कर देगा, या तो गोल्ड आपको रिटर्न कर देगा, या फिर आपको कैश रिटर्न कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इस बात को अंडरस्टैंड करो, एक तो आरबीआई को भी गोल्ड चाहिए होता है अपने रिजर्व रखने के लिए, आरबीआई को भी गोल्ड चाहिए होता है अपने रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गोल्ड का कंपोनेंट आता है, बिल्कुल, तो आरबीआई को भी गोल्ड चाहिए होता है, तो ये गोल्ड वहां भी जा सकता है और बदले में पैसा इकोनॉमी में बूस्ट हो जाएगा। तो यानी कि ना जो आइडल गोल्ड पड़ा हुआ था उसको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की इकोनॉमी के अंदर कोशिश कर रहे थे। एंड उसी पर्टिकुलर पर्पस में ना तीन तरह के आए, एक था शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में पता क्या होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, 1 से 3 साल का समय होता है, ठीक है, 1 से 3 साल का समय होता है कि आप 1 से 3 साल समय के लिए अपना गोल्ड यहां पर दे रहे हो। इस केस में पता क्या होगा, इस केस में जो आपका गोल्ड है उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे लैंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जो बैंक्स होंगे वो लैंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए करेंगे। प्लस आपने सरकार को या बैंक को गोल्ड दिया हुआ है ना, आपने गोल्ड दिया हुआ है बैंक को, तो लोन तो हम आगे देंगे, इस बंदे ने जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सर कितना इंटरेस्ट रेट, ये बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है, बट इंटरेस्ट उसको मिलेगा क्योंकि उसने अपना गोल्ड सरकार के बैंक के पास जमा कराया हुआ है, इंटरेस्ट रेट बैंक डिटरमिन करेंगे यहाँ पे। ये होता है शॉर्ट टर्म के केस के अंदर। फिर हमने यहाँ पे एक मीडियम टर्म करके भी हमने किया। मीडियम टर्म में क्या होगा, मीडियम टर्म के अंदर आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 5 से 7 साल का, 5 to 7 ईयर्स। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये आरबीआई के पास गोल्ड आएगा एंड इससे हम अपने रिजर्व्स बिल्ड करेंगे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ये जो बंदा अगर मान लो इसको कल को गोल्ड चाहिए होगा तो उसको गोल्ड नहीं मिलेगा, आगे जाके इसको कैश मिल जाएगा उसके फॉर्म का, जो भी जितना भी अमाउंट होगा कैश का, जो भी गोल्ड का अमाउंट होगा वो कैश की फॉर्म में उसको मिल जाएगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा उसको 2.25% का। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हो या गोल्ड डाल रहे हो, यानी कि 7 से 12 साल के लिए, 7 to 12 ईयर्स के लिए, उस केस में क्या होगा, उसमें भी सरकार या आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उसको इस्तेमाल करेगी। एंड यहाँ पर 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। एंड अगर आप अपना गोल्ड निकलवाना चाहते हो तो गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको कैश मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो सिंपल सा पॉइंट अब ये अंडरस्टैंड करो, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ था, फालतू अपने घर पे रखा हुआ था आपने, गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम करो, इसको बैंक में दे दो, ठीक है। बैंक में देने से आपको क्या फायदा होगा, एक तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है, और इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, इकोनॉमी को ये फायदा होगा कि उसको हम लैंडिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा कर रहे हो।
कल को आपको गोल्ड चाहिए होगा तो बैंक के पास जाना, या तो गोल्ड दे देगा बैंक आपको या फिर उसके बदले कैश दे देगा। अगर आप मीडियम टर्म 5 से 7 साल के लिए दे रहे हो तो उसको हम ना फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए इस्तेमाल कर लेगा आरबीआई, या फिर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर लेगी, राइट। एंड अगर आपको चाहिए होगा अपना गोल्ड तो गोल्ड नहीं आपको देंगे, जो भी गोल्ड का दाम उस समय चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको 2.25% हम हर साल इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लंबे समय के लिए डाल रहे हो 7 से 12 साल के लिए तो आपको आरबीआई इस्तेमाल कर लेगा उस गोल्ड का, और आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। एंड अगर आपको अपना पैसा वापस, जो गोल्ड आपने डाला है, तो गोल्ड नहीं मिलेगा, उसके बदले में जो भी उसका गोल्ड का अमाउंट होगा उस टाइम के ऊपर वो कैश आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से इंटरेस्ट कंपोनेंट देके हमने लोगों को लुभाने की कोशिश करी कि आप आओ एंड आप अपने जो आइडियल, जो फालतू गोल्ड पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे आप हमें दो, उसको हम इकोनॉमी में अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही दिक्कत आने लग गई। क्या दिक्कत आने लग गई, ये देखो ना, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कैश, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कैश, कि मतलब आपने गोल्ड जमा कराया था, आप कुछ टाइम बाद, जितना भी टाइम बाद आओगे, मान लो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, आप सरकार को बोलोगे यार हमने आपको 100 ग्राम गोल्ड दिया था उस टाइम के ऊपर, उसके बदले में हमें कैश दे दो। तो सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत आने लगी यहाँ पे। क्यों दिक्कत आने लगी, इसीलिए दिक्कत आने लगी क्योंकि यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे गोल्ड का दाम बहुत बढ़ चुका है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आया गोल्ड के अंदर, उसको इकॉनमी में तो हमने इस्तेमाल किया, पर जब वापस देने की बात आई तो हमारा बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया है। इसीलिए मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म ये बंद हो चुका है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म चलना है तो बैंक ही डिटर्मिन करता है चीज़ें उसको, तो वो चल सकता है, बट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम थी हमने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, मीडियम और लॉन्ग टर्म को। क्लियर। तो ये 2 मुद्दे थे गोल्ड के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे सामने है, वो है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी के रिगार्डिंग। इसको समझते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। कई बार आप इसको गूगल टैक्स के नाम से, या फिर काफ़ी सारे लोग इसको गाफा टैक्स के नाम से भी जानते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर ये गाफा टैक्स या गूगल टैक्स क्या है। गाफा का मतलब क्या है, गूगल, अमेजॉन, ठीक है, फेसबुक, एप्पल। राइट। अब एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करना, पहले तो ये बात समझो कि इक्वलाइजेशन लेवी होता क्या है, जिसको हम गूगल टैक्स या गाफा टैक्स के नाम से जानते हैं। लगभग सिमिलर चीज़ है, नो नीड टू गो इनटू डिफरेंसेस ऑफ दिस। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, इट इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन रेजिडेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन टारगेटिंग द इंडियन यूजर्स। क्या मतलब इसका, देखो यार, जैसे अभी आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो, मानते हो। अब अगर तो आपने प्रीमियम ले रखा है तो अलग बात है, बट मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों ने प्रीमियम नहीं ले रखा होगा, तो आपको ऐड आई होगी इससे पहले, या इसके बीच में भी हो सकता है ऐड आ रही हो, ये जब वीडियो चल रही है। अब किसी भी चीज़ की हो सकता है ऐड आई हो सकता है हमारी ही ऐड आई हो सकता है किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन की ऐड आई हो, मानते हो। अब ये जो यूट्यूब है किसका, यूट्यूब गूगल का ही है, यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल। तो आप नोटिस करोगे कि यार ये जो भी XYZ, मान लो हमारी ही ऐड आई आपको, अब हमने क्या किया होगा, हमने कुछ पेमेंट दिया होगा गूगल को, तभी तो ऐड आ रही है आपको। वो जो भी, जिसकी भी ऐड आई, वो कोई इंडियन एंटिटी ने गूगल को पैसा पेमेंट किया होगा। अब ये जो गूगल को पैसा गया, ये क्यों गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुई, कुछ सर्विसेज रिलेटेड ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ें हुई, उसकी वजह से गूगल को पेमेंट हुआ। तो हमारी सरकार बोलती है कि भाई जो गूगल, ये आपके पास जो पैसा आया ये हमारी वजह से आया, तो आप हमें इसके ऊपर टैक्स दीजिए। इसी को हम जानते हैं इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। तो दरअसल में इसको हमने 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। फिर आगे जाके ना 2020 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। दरअसल में जो इक्वलाइजेशन लेवी था ना वो 6% हम लगाते थे, राइट। बट 2020 में क्या हुआ, जो हमारी अलग अलग तरह की ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया का कोई बंदा है, वो किसी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी से कुछ मंगा रहा है, तो उस केस में क्या होता था, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पशंस थी, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट उनके ऊपर 2% लेवाई लगता था ऑन द वैल्यू ऑफ कॉमर्स गुड्स ऑफ सर्विसेज सप्लाइड और फैसिलिटेटेड बाय नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो 6% तो पहले चल रहा था ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के ऊपर। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1 जून 2016 से इक्वलाइजेशन लेवी, एंड बाद में जाके 2020 के अंदर जो आपकी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं उनके ऊपर हम 2% लगाने लग गए थे। अब ये जो 2% वाला सिस्टम था, ये पहले भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ, तो 2024 के अंदर हमने उसको ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था।
अब जाकर ये जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस वाली चीज़ है, जो 6% हम लगाते थे, अब हम इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अब आप पूछोगे हम क्यों ख़त्म कर रहे हैं इसको? देखो इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। पहली बात तो देखो, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप का हमारे ऊपर प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा है। हमें भी काफ़ी कंसर्न होता है कि यार कल को हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े टैरिफ्स अगर लगते हैं, जो कि बात हो भी गई है डोनाल्ड ट्रंप की, उससे हमें बहुत बड़े मैसिव लेवल के ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमने थोड़ा सा अकोमोडेट करने की कोशिश करी है कि यूएसए के साथ हमारे थोड़े रिश्ते ठीक रहें। तो जो प्रेशर आ रहा था उसकी वजह से हमने यहाँ पे इस चीज़ को कम किया। दूसरा, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक रूल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है SEP रूल, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रूल। ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी जो फॉरेन कंपनीज जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है अगर उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो उस केस में ये देखा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द इनकम वो कहाँ से कमाती है, कौन से एरिया से मेजॉरिटी ऑफ द इनकम कमाती है। तो जहाँ से उसका मेजॉरिटी इनकम आता है वहीं पर उसको टैक्स देना होगा। तो हमारा ये जो इक्वलाइजेशन लेवी था ना, ये इसके अगेंस्ट जाता था, इस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रूल के अगेंस्ट। तो हमने अपने आप को इंश्योर किया कि ये चीज़ हटाई जाए। एंड जो आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि एक तो फ्रिक्शन रिड्यूस करना यूएसए के साथ जो आपस में मतभेद चल रहा है, एंड दूसरा इस रूल के साथ हम कंप्लाई करना चाह रहे थे, तो ये रूल के साथ भी हम यहाँ पे कंप्लाई कर चुके हैं। तो अब ये हटा दिया गया है इक्वलाइजेशन लेवी, गूगल टैक्स अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी विद रिगार्ड्स टू इक्वलाइजेशन लेवी। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों बात करें अगर हम अपने क्वेश्चंस की, तो आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको आंसर करने हैं कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ के, इसके ऑप्शंस हैं तो इनको पढ़ के आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको भी आप पढ़ेंगे ई-नैम के बारे में, इसको पढ़ के भी आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, राइट। पिछले वीक जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन था कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है। देखो आंसर इज सिंपल, आप लोग जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ना टोटल आपको 6 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे आपका दीपम हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस तरह टोटल 6 डिपार्टमेंट हैं। एंड उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो दरअसल में यही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये इसको यहाँ पे पब्लिश करता है आपके इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रेपरेशन होती है, इट इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं ना, उनकी गाइडेंस के अंतर्गत यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रेजेंट, मतलब वो बनाया जाता है, ठीक है। बजट जब आता है ना 1 फरवरी को, उससे नॉर्मली एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को मोस्टली नॉर्मली तब ये प्रेजेंट किया जाता है। और एक आखिरी बात और, बजट प्रेजेंट करना तो ज़रूरी है। क्यों सर? हमारे संविधान में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल कॉज द लेइंग डाउन ऑफ बजट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पर इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कहीं मेंशन्ड नहीं है, बजट भी मेंशन नहीं है। बजट की जगह वर्ड क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर इकोनॉमिक सर्वे कहीं मेंशन नहीं है। पर सरकार ले आती है एक तरह से इकोनॉमी के बारे में जानकारी मिले, उसके लिए लाया जाता है नॉर्मली 1 डे बिफोर द बजट इज प्रेजेंटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ने आपको दिया था कि ये स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या होती हैं। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, 1991 का समय था। इन 1991 में हमने क्या किया, हम लेकर आए एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। ये एलपीजी रिफॉर्म पे आता हूँ, पर आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, 1991 के अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर आए। 1991 में हालत हमारी बहुत ख़राब थी, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। और देखो जब भी कभी हालत ख़राब होती है ना, हम 2 तरह के स्टेप्स लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर आग लग चुकी है। अब उस केस में क्या करना होगा? 2 चीज़ें करनी होंगी। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि सर आग को कैसे बुझाया जाए, है ना। फटाफट ये सोचो कि आग को बुझाया कैसे जाए। वो एक शॉर्ट टर्म मेजर होगा, इमीडिएट मेजर होगा, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, कि आप स्टेबल करो चीज़ों को। ये है शॉर्ट टर्म मेजर। पर लॉन्ग टर्म मेजर भी कुछ देखना होगा। और क्या करोगे? और अब जाके ये सोचोगे कि आगे से ऐसा कभी कुछ ना हो, फ्यूचर में हमें ऐसी कोई समस्या ना आए।
आगे से हम ध्यान रखेंगे उस चीज़ का, प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा देंगे, वो सब चीज़ें कर देंगे, वो लॉन्ग टर्म मेजर होगा, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो 1991 के अंदर भी ना हमने दो चीज़ें करी, एक थी स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स या स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स कह लो, एंड दूसरा था स्ट्रक्चरल। क्या अंतर होगा दोनों के अंदर? देखो स्टेबलाइजेशन क्या था, ये आपका शॉर्ट टर्म था, ठीक है, जो उसी टाइम जो इमीडिएट हमने सोल्यूशन लिया, राइट। और जो स्ट्रक्चरल थे ये ग्रेजुअल प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म जो होते हैं। जैसे हमने एलपीजी किया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जब उसी टाइम के ऊपर हमारे ऊपर इतना बड़ा फॉरेक्स क्राइसिस था, तो इमीडिएटली हमने क्या किया था, इमीडिएटली हमने रुपए को डीवैल्यू किया, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया इमीडिएट बेसिस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम स्टेबलाइजेशन। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ अगर आप ऑप्शन बी पढ़ोगे, यहाँ लिखा हुआ है स्टेबलाइजेशन क्या होता है, क्विक अडेप्शन, फटाफट चीज़ें करने वाला। स्ट्रक्चरल क्या होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे करके ये प्रोसेस को करते हो ताकि आगे ऐसी समस्या ना हो। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। पीडीएफ जो होगी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।